हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। अम्मू एंड कुमार आर ट्रैवलिंग थ्रू चेन्नई इन अ बस। अम्मू और कुमार एक बस से चेन्नई में ट्रैवल कर रहे हैं। एज दे गो राउंड द सिटी दे ऑब्जर्व द वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई। और घूमते हुए उन्होंने चेन्नई के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर फैसिलिटीज को ऑब्जर्व किया। देखिए, कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। ये फोटो है अन्ना नगर की। मिस्टर राम गोपाल का ये घर है। इसमें उनका सर्वेंट आपको दिखेगा कार वॉश करते हुए, और घर के अंदर बहुत सारे पेड़ भी हैं। दूसरी ये फोटो है सेडापेट की। एक पब्लिक टैप है, बहुत सारे बर्तन सामने रखे हुए हैं पानी भरने के लिए। तीसरी ये फोटो है मणिपक्कम की। ये शिवा का घर है और इसमें वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं। नेक्स्ट ये फोटो है मैलापुर की। एक वाटर टैंकर है जिसके टैप से लोग पानी भर रहे हैं। चलिए इसी के साथ टॉपिक पर आते हैं, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। मिस्टर राम गोपाल एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन। अन्ना नगर का जो एरिया है ये आपको हरा भरा दिखाई देगा। विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय अ जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर। लोगों ने घरों में ही लॉन्स मेंटेन किए हुए हैं बहुत जनरसली, खूब सारा पानी वो उन पर स्प्रे करते हैं। बंगलोज हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। बंगलोज में लगभग पूरा ही दिन वहाँ के नलों में पानी आता है। ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट। और अगर किसी दिन पानी नहीं आया, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई हुई है, मिस्टर राम गोपाल स्पीक्स टू अ सीनियर ऑफिशियल whom ही नोज इन द म्युनिसिपल वाटर बोर्ड। तो मिस्टर राम गोपाल एक सीनियर ऑफिसर को जानते हैं जो चेन्नई के म्युनिसिपल वाटर बोर्ड में काम करते हैं। वो उनसे बात करते हैं एंड अ वाटर टैंकर इज ईजीली अरेंज्ड फॉर हिज हाउस। और उनके घर के लिए एक वाटर टैंकर अरेंज कर दिया जाता है। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट्स इन मैलापुर। अब बात करते हैं मैलापुर में। यहाँ पर रहते हैं सुब्रमण्यम, तो वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं और सिटी के ज़्यादातर पार्ट की तरह जो उनका अपार्टमेंट है वो भी सफ़र करता है फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। वहाँ पर भी पानी की कमी है। इस एरिया में म्युनिसिपल वाटर 2 दिन में एक बार आता है। एक प्राइवेट बोरवेल इन्होंने किया हुआ है, जो ग्राउंड है उसमें ड्रिल करके पाइप से ये पानी फेच करते हैं, जो कुछ हद तक यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी वाटर नीड को फुलफिल करता है। लेकिन जो बोरवेल का वाटर है वो खारा पानी उससे बाहर आता है, तो रेजिडेंट्स उसको सिर्फ टॉयलेट्स में या फिर वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर अदर यूजेस, दूसरे यूजेस के लिए वाटर को वो परचेज करते हैं टैंकर से, पानी को खरीदते हैं। सुब्रमण्यम स्पेंड्स अप टू ₹500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स। और सुब्रमण्यम एक महीने में 500 से 600 रुपये खर्च करता है टैंकर से पानी खरीदने के लिए। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए रेजिडेंट्स ने अपने घर में वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, आरओज लगवाए हुए हैं। अब बात करते हैं शिवा की। शिवा जो है वो रेंट पर रहता है फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मणिपक्कम। मणिपक्कम के घर के फर्स्ट फ्लोर में वो किराए पर रहता है और वहाँ पर पानी आता है वंस इन 4 days। 4 दिन में एक बार पानी आएगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीज़न वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। और पानी की कमी एक मेजर रीजन्स में से एक है कि शिवा अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल्ड वाटर। और पीने के लिए हमने देखा वो बॉटल्ड वाटर खरीदता है। पद्मा वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प। अब बात करते हैं सेडापेट में, जहाँ पर पद्मा रहती है, तो वो एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती हैं, लोगों के घर जाकर काम करती हैं और वो पासी के स्लम में रहती हैं। शी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हचमेंट। जिस झुग्गी में वो रहती हैं उसके लिए उन्हें ₹650 देने पड़ते हैं एक महीने में रेंट के। विच हैज़ नीदर अ बाथरूम। अब उस हचमेंट में ना तो बाथरूम है ना ही टैप कनेक्शन है। फॉर 30 सच हट्समेंट्स देयर इज़ अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। ऐसी ही 30 झुग्गियों के लिए कॉर्नर में सिर्फ एक टैप है, एक नल है, जिसमें वाटर कम्स फ्रॉम बोरवेल फॉर 20 minutes ट्वाइस डेली। दिन में 2 बार उस नल से पानी आता है, सिर्फ 20 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा जो राम गोपाल थे उनके बंगलों में नलों में पूरा ही दिन पानी रहता था, और अगर किसी दिन पानी की कमी हुई तो फिर उनके लिए वाटर टैंकर अरेंज करा देते थे। उसके बाद सुब्रमण्यम 2 दिन में एक बार पानी आता था, बाकी टैंकर आता है पीने के पानी के लिए। शिवा, उसके यहाँ पर 4 दिन में एक बार पानी आता है वाटर, और पीने के पानी के लिए वो बॉटल्ड वाटर खरीदता है।
अब सबसे जो बुरी हालत है इनमें वो है पद्मा की, जहाँ पर 30 फैमिली रहती है और एक ही नल है वहाँ पर, जिसमें दिन में 2 बार पानी आएगा सिर्फ 20 मिनट के लिए। अब फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम। अब इस टाइम में एक फैमिली को सिर्फ 3 बकेट से पानी मिल पाता है। द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग, उसी पानी को वो वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। समर सीजन में जो फ्लो वाटर है वो और ज़्यादा ट्रिकल हो जाता है, नल से बहुत कम कम पानी आने लगता है। सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मतलब अगर एक फैमिली को पानी मिल गया तो फिर दूसरी को नहीं मिलेगा। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, और वाटर टैंकर के लिए लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, 4 स्टोरीज हमने देखी। अब हम बात करते हैं वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फूड राइट टू लाइफ के अंडर आएगा, वो उसी का ही पार्ट है। अब हम देखेंगे कि वाटर कैसे राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। पानी जिंदा रहने के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिजीजेस। तो एक तो डेली जिन कामों में हमें पानी की ज़रूरत है, जैसे कि कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, इनके लिए तो हमारे पास सफिशेंट वाटर हो ही, साथ ही साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचा जा सके। तो एक तो पानी क्वांटिटी में काफ़ी होना चाहिए, दूसरा पीने के लिए साफ़ पानी मिलना चाहिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेस सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा। तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं उनके, वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलेरा। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज। तो इन वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से हर रोज़ लगभग 1600 इंडियंस की डेथ होती है, जिनमें ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड। अब इन डेथ्स को रोका जा सकता है इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बात की गई है राइट टू लाइफ की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि राइट टू वाटर भी राइट टू लाइफ के अंडर ही आएगा। लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, पानी होगा, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। इसका मतलब ये है, इट इज़ राइट ऑफ एवरी पर्सन, ये हर पर्सन का राइट है, चाहे वो रिच है, पुअर है, अमीर गरीब है, टू हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही और शी कैन अफोर्ड। कि उसके पास सफिशेंट अमाउंट में इतना पानी हो कि वो अपनी उसकी जो डेली नीड्स हैं, जहाँ जहाँ पर उसको पानी की ज़रूरत है, उनको वो पूरा कर सके, और वो पानी उस प्राइस पर अवेलेबल हो कि वो पर्सन उसको अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्राइस बहुत कम है। अफोर्डेबल प्राइस पर सफिशेंट वाटर अवेलेबल कराना, ये है राइट टू वाटर। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, कि वाटर जो है वो यूनिवर्सली सभी को एक्सेसिबल होना चाहिए। There have been several court cases in which both the High Courts and Supreme Court have held that right to safe drinking water is a fundamental right. बहुत सारे ऐसे केसेस के एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो एक फंडामेंटल राइट है। 2007 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने रीस्टेट किया, जब वो एक केस की हियरिंग कर रहे थे, जहाँ पर एक विलेजर ने महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के एक किसी गांव के आदमी ने लेटर लिखा हाई कोर्ट को ऑन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि उसके गांव में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका कंटामिनेशन हो रहा है। उस विलेजर की कंप्लेन ये थी कि एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि वहाँ उसके पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको डिस्चार्ज कर रही है गांव के पास में, जो एक स्ट्रीम, छोटी सी कोई नदी बहती होगी, पास में कोई टेक्सटाइल कंपनी है, वो जो पॉइजनस वाटर है, अनट्रीटेड वाटर, उसको उसमें डिस्चार्ज कर देती है उस नदी में, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है, जो ग्राउंड वाटर है वही एक सोर्स है वहाँ के लोगों के लिए, इरिगेशन के लिए, वही पानी उनके खेतों में जाता है, उसी पानी को वो पीते हैं। तो जज ने डायरेक्ट किया महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को कि सप्लाई किया जाए 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। गाँव में सभी लोगों को 25 लीटर पानी मिले कि एटलीस्ट पीने के लिए उनके पास साफ पानी हो। ओके, अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस 2002 में क्या कहा गया, राइट टू वाटर एंटाइटल्स। राइट टू वाटर में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एवरीवन टू हैव सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज़।
पर्सनल यूज़ के लिए, घरों में जो काम होते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, आपके पास सफिशेंट वाटर हो, काफ़ी पानी हो, साफ़ सुथरा पानी हो, एक्सेप्टेबल हो, वो फिजिकली एक्सेसिबल हो, ये नहीं कि बहुत दूर कहीं जाना पड़ता है आपको पानी लेने के लिए, और अफोर्डेबल प्राइस पर हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। लाइक वाटर देर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। तो पानी के जैसे ही और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सभी को प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने 2 ऐसी फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। इसी तरीके से देर आर थिंग्स, और भी चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो बहुत ज़रूरी है, इन्हें हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एक पर्सन को प्रोवाइड कराना। और एक और जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक फैसिलिटी का, वो ये है दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड, एक बार इसको प्रोवाइड करा दिया गया, इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। बहुत सारे लोग इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। जैसे कि एक स्कूल अगर आपने किसी गांव में खोला है तो बहुत सारे लोग उस वहाँ से पढ़ के एजुकेटेड होंगे। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई एक एरिया में, बिजली अगर पहुँचाई गई, तो वो लोगों के लिए किस तरीके से यूज़फुल होगी। फार्मर्स जो हैं अभी वो ट्यूबवेल चला के, पंप सेट चला के उनके खेतों को इरिगेट कर सकते हैं, खेतों को पानी मिलता रहेगा, रेनफॉल पर उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लोग जो है छोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हो। स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाएगा रात को पढ़ना अगर गांव में बिजली होगी, और भी बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होंगे इससे बहुत सारे तरीक़ों से। तो इन्हें कहते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? जिनकी ज़रूरत सभी को है, दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, एंड वंस इट इज़ प्रोवाइडेड, एक बार अगर ये प्रोवाइड कराई गई, इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे कि वाटर, देन हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ओके, नाउ द गवर्नमेंट्स रोल। गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने में? उससे पहले 2 पिक्चर्स आपको गिवन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया राइट टू एजुकेशन, कि सभी बच्चों को राइट है, पढ़ने का अधिकार है, जो 6 to 14 ईयर्स के हैं। तो जो इक्विटी है स्कूल फैसिलिटीज़ में, वो हर पर्सन को मिलेगी, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस राइट का। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स का कहना है, जो एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं, हैव डॉक्यूमेंटेड द फैक्ट दैट स्कूलिंग इन इंडिया कॉन्टिन्यूज टू बी हाईली अनइक्वल, कि जो स्कूलिंग है इंडिया में वो अभी भी उसमें काफ़ी इनइक्वालिटी है। ओके, इसको रीड करेंगे। द गवर्नमेंट्स रोल, गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, हम समझ गए कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल, तो किसी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। दिस समवन इज़ गवर्नमेंट, और ये समवन कौन है? ये है गवर्नमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। गवर्नमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को सभी तक पहुंचाया जाए, सभी के पास पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, स्कूल्स मिले सभी को, कॉलेजेस मिले जाने के लिए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट एंड ओनली गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम ये समझेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्यों उठानी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मार्केट में प्रॉफिट अर्निंग के लिए ऑपरेट करती हैं। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। 7th क्लास की बुक में लास्ट चैप्टर था स्टोरी ऑफ अ शर्ट, जहाँ पर हमने रीड किया कि जो बिजनेसेस हैं उनका मेन मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना। ज़्यादातर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनमें प्रॉफिट मेकिंग का स्कोप इतना है नहीं, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल आप ले, एक कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन, जो नालियाँ हैं उनकी सफाई करना, ये एक पब्लिक फैसिलिटी है, सैनिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसमें एक कंपनी को कोई फ़ायदा होगा नहीं, या फिर अगर वो एंटी मलेरिया कैंपेन चलाए वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। तो प्राइवेट कंपनीज इस तरीके के कामों को करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है जहाँ पर उनको प्रॉफिट ना हो। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग का स्कोप है, जैसे कि स्कूल्स ओपन करना, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना। प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड, वहाँ पर वो बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं। वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आपने देखे होंगे।
इसी तरीके से इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, अगर आप सिटी में रहते हैं, यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स। आपने देखा होगा जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो टैंकर्स को सप्लाई करती है, इसी तरीके से ड्रिंकिंग जो वाटर बॉटल्स हैं सील्ड बॉटल उनको बेचती है। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। अब वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा रही है लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई है। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं फीस उनमें बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में ये जो सील्ड बॉटल्स हैं ये इतनी महंगी है कि सभी लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। तो पब्लिक फैसिलिटी का क्या था कि सभी को आपको अवेलेबल करानी है, अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल करानी है। पब्लिक कंपनीज ऐसा नहीं करती है, वो अवेलेबल कराएगी लेकिन सभी के लिए अफोर्डेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अफोर्डेबल रेट पर वो नहीं होती है। इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे, अगर हम इस रूल से जाए कि ठीक है कोई पब्लिक फैसिलिटी है जो प्राइवेटाइज कर दी गई है, प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड कराएगी, जितना आप पे कर सकते हैं उतना आपको मिलेगा, तो ज़्यादातर जो लोग हैं हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज़, जो इन फैसिलिटीज़ के लिए पे नहीं कर सकते हैं, वो इन अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव्ड रह जाएंगे और एक डिसेंट लाइफ नहीं जी पाएंगे। स्कूल नहीं जा पाएंगे बच्चे अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स ही रहे, हॉस्पिटल्स में लोगों के इलाज नहीं होंगे, पानी पीने का पानी उनको नहीं मिलेगा अगर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू पीपल्स बेसिक नीड्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों की बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट। कोई भी सोसाइटी को आप मॉडर्न तब कहेंगे जहाँ पर लोगों की कम से कम बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सनस लिविंग इन दिस कंट्री, तो जो राइट टू लाइफ है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि सभी लोगों को जीने का अधिकार है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ गवर्नमेंट, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है। तो एज अम्मू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई, हमने देखा अम्मू और कुमार घूम रहे थे स्टार्टिंग में शहर में। अम्मू कहती है डिड यू नोटिस दैट रोड्स इन सेडापेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स। सेडापेट में जो रोड्स हैं बहुत ज़्यादा बम्पी है, गड्ढे हैं वहाँ पर, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। वंडर वॉट अ प्लेस इज़ लाइक एट नाइट, रात में ये जगह कैसी होती होगी, बिल्कुल अंधेरा और इतने सारे गड्ढे हैं। कुमार कहता है कि आप एक स्लम से, और क्योंकि वो स्लम एरिया है, हमने देखा वहाँ पर कौन रहता था, सेडापेट में पद्मा रहती थी। तो कुमार कहता है कि एक स्लम से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्लम में तो ऐसा ही होता है। अमू कहती है वाई शुड स्लम बी लाइक दैट, स्लम ऐसे क्यों होने चाहिए, स्लम मतलब जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होती है। शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज़, क्या उनमें पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कुमार कहता है आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज़, कि पब्लिक फैसिलिटी तो उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर घरों में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, क्योंकि वही वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। अमू कहती है वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स, जो लोग बेचारे स्लम में रह रहे हैं वो भी तो देश के नागरिक हैं और उनके भी राइट्स हैं। कुमार कहता है अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे, इस तरीके से गवर्नमेंट अगर सभी को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने लगी तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी, उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। अमू कहती है वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे, कोई तरीका तो ढूंढना होगा सरकार को। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स वाटर इलेक्ट्रिसिटी, एक स्लम में रहना कितना मुश्किल होता होगा जहाँ पर प्रॉपर रोड्स नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है। तो कुमार के पास इसका कोई आंसर नहीं है। अमू कहती है आर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज़ को राइट टू लाइफ के अंडर मानता है, यानी कि वो राइट है सभी लोगों के। गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि सभी लोग एक डिसेंट लाइफ जी सकें। अभी हम डिस्कस करेंगे वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। सो हर साल आप सुनते हैं गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। तो बजट में गवर्नमेंट बताती है कि पिछले साल डिफरेंट प्रोग्राम्स पर उसने कितना खर्च किया और आने वाले साल में कैसे वो प्लान कर रही है उस अमाउंट को स्पेंड करने के लिए।
इन द बजट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान्स टू मीट दीज एक्सपेंसेस। अब इन खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सोर्स भी गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करेगी। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मेनली जो उसको पैसा मिलता है वो है टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, जो वो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से। द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम्स। सरकार के पास ये पावर है टैक्स को कलेक्ट करने की और फिर उनको इस तरीके के प्रोग्राम्स पर खर्च करने की। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, टू सप्लाई वाटर, जैसे हम वाटर सप्लाई की बात कर रहे थे, तो वाटर को सप्लाई करने के लिए सबसे पहले सरकार को खर्च करना होगा वाटर को पंप करने के लिए। पानी को पहले बाहर निकालना है ग्राउंड से, उसके बाद उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेकर जाना है लोगों के घरों तक, उसके लिए पाइप्स को ले करने होंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर वाटर को ट्रीट करना, इम्प्योरिटीज़ उसमें ना रहे, और फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना। तो इन सभी कामों में जो खर्च होगा, इट मीट्स दीज एक्सपेंसेस पार्टली बाय वेरियस टैक्सेस दैट इट कलेक्ट्स। कुछ जो उसने टैक्स कलेक्ट किया था लोगों से, कुछ तो खर्च वो वहाँ से बेयर करेगी, एंड पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर वाटर, दूसरा जो लोगों तक वो पानी पहुँचा रही है उसका कुछ अमाउंट चार्ज करेगी, कुछ प्राइस चार्ज करेगी। आपके सभी के घर में पानी का बिल आता होगा। दिस प्राइस इज सो सेट, अब ये जो प्राइस है ये इस तरीके से सेट किया जाता है कि ज़्यादातर लोग इसको अफोर्ड कर सके और लोगों को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिल सके डेली यूज़ के लिए। दूसरा इसलिए भी चार्ज करना ज़रूरी है ताकि लोग ओवर यूज़ ना करें, वेस्ट ना करें वाटर को। अभी ये एक पाई चार्ट आपको गिवन है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रूपी गोज टू, ये यूनियन बजट 2018-19 का है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 रुपया है तो किस तरीके से वो उस 1 रुपये को खर्च करती है। सबसे पहले स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 24 पैसे, मतलब कि 100 पैसे अगर उसके पास है तो उसमें से 24 पैसे वो डिफरेंट स्टेट्स को देगी ताकि वो अपना खर्च निकाल सके। 18 पैसे देगी इंटरेस्ट रीपेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी कुछ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से लोन लिया होता है तो उसको उनके लिए इंटरेस्ट पे करना होता है, 18 पैसे उसमें जाएंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 10 पैसे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9 पैसे, डिफेंस पे खर्च करेगी 9 पैसे, सब्सिडीज़ 9 पैसे, फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स में 8 पैसे, अदर एक्सपेंडिचर्स 8 पैसे और पेंशन में 5 पैसे। तो इस तरीके से वो उस 100 पैसे को 1 रुपये को खर्च करती है, ये खर्च करेगी यूनियन बजट 2018-19 में कहा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी कम फ्रॉम, अगर 100 पैसे उसके पास आए हैं तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट 23 पैसे आएगा जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस। 19 पैसे बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, 19 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स, 16 पैसे इनकम टैक्स, 8 पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू, 8 पैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, 4 पैसे कस्टम एंड 3 पैसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ओके, इनको लर्न नहीं करना है, बस वैसे आपको दिया हुआ है। फिर कुछ पिक्चर्स हैं, ये ऊपर नीचे मेट्रो की पिक्चर आपको दी हुई है, ऊपर एक डीटीसी बस है। बसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कम डिस्टेंस पर अगर आपको जाना है तो बसेस सबसे इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक लिंक है लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं और जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके बीच में आने जाने के लिए, क्योंकि अभी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो जो पब्लिक बस सिस्टम है इवन जो मेजर सिटीज़ में भी है वो इस डिमांड को बेयर नहीं कर पा रहा था, बसेस उस तरीके से नहीं थी जितनी लोगों को ज़रूरत थी। सो एक ऑल्टरनेटिव की तरह गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो एक एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लेकर आएगी दिल्ली और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। 11,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए गवर्नमेंट बजट में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट सेगमेंट ऑफ मेट्रो रेल इन दिल्ली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये बहुत ज़्यादा खर्च है, मैसिव एक्सपेंडिचर आपने खर्च कर दिया मेट्रो को लाने में। इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर इसका फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, इसका थोड़ा ही अमाउंट आप खर्च कर देते पब्लिक बस सिस्टम को अपग्रेड करने में। तो क्या आप इससे अग्री करते हैं, और अगर मेट्रो ना लेकर आते तो क्या एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता था। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।